राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, 2 3 दिन से ऐसी न्यूज़ आ रही है हरियाणा के अंदर ही, वैसे पूरे भारत में वो 3 महीने से चल ही रहा है कि हरियाणा में भी संक्रमित केस जो हैं कोरोना के, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल दोपहर तक की जो न्यूज़ थी उसमें बताया गया था कि 26 से 27 जो संक्रमित केस हैं, एक्टिव संक्रमित केस है वो मिले हैं। तो भाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उम्मीद है सभी उसका पालन कर रहे होंगे और आगे भी उसका पालन करते रहेंगे और कम से कम अपने घरों से निकले, क्योंकि घर में बैठे अब तो आपको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं साथियों, परसों जो शनिवार था उसको शाम को मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी 5 से 6 मिनट की, और उस क्लिप में मैंने केवल आपसे ये जानना चाहा था कि अगर उस क्लिप जो डाली थी उसी क्लिप के द्वारा अगर आपको पढ़ाया जाए तो किस प्रकार से सही रहेगा कि गलत रहेगा, या आपको जैसा लगा था मैंने आपसे रिव्यू मांगा था। तो साथियों, आप में से बहुत सारे ने कहा था कि ये ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता दो, तो ये भी ठीक है। और जिस प्रकार से कई कह रहे थे कि आप बोर्ड पर लिखकर जिस प्रकार से क्वेश्चन लेके आते हो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और इसी प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन जो करवाते हैं वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है। तो बोर्ड पर लिखकर क्यों ना क्वेश्चन को इस प्रकार से हम जो वीडियो अभी तक बना रहे हैं इसी प्रकार कंटिन्यू रखा जाए। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने जो बोर्ड के ऊपर लिखकर जो क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं मैं उसके 4 ऑप्शन लिख देता हूं और बाद में उसका सही उत्तर बता के उसका विस्तार से मैं चर्चा कर लेता हूं। तो ये इस प्रकार से जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो लगातार चलता रहेगा, चाहे उसके बाद दिन में दूसरी वीडियो क्यों ना आ जाए, लेकिन ये वीडियो है ये लगातार चलती रहेगी। अगर हमें लाइव आने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी 115 सब्सक्राइब होने और बाकी हैं, और अगर जल्दी से 115 सब्सक्राइब हो गए तो हम लाइव भी आ जाएंगे, और लाइव के अंदर भी हम इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे जो अब तक आप वीडियो देखते आ रहे हैं, जितना प्यार वीडियो को देते आ रहे हैं बस इसी प्रकार से अपना प्यार सहयोग बनाए रखें। तो हमारे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने कॉमेंट किया था। हमारे एक मित्र हैं साहिल काकर, ये बहुत दिनों से हमारे साथ अकेडमी पर जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। समय समय पर ये हमारे से, मेरे से भी, वैसे बहुत अपने और टीचरों से भी ये लगभग अपना परामर्श लेते रहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए जी, ये किताब खत्म होगी इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई मैं साहिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस प्रकार से पढ़ाई के प्रति जो अपना जिज्ञासा दिखा रहे हैं, तो भगवान करे जल्दी से जल्दी अगला जो भी पेपर होगा HSSC का या कोई भी पेपर जो आपने फिल कर रखा होगा या आने वाले समय में आप फेल करेंगे, तो हो सकता है कि मैं तो यही उम्मीद रखूंगा कि मेरी वीडियो से भी आपको बहुत सारा सहयोग मिलेगा, और वैसे भी क्लास में भी आपको बहुत सारा सहयोग मिला था। आप साहिल का कमेंट भी देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से अन्य साथियों ने भी कमेंट किया था। तो आने वाला जो समय होगा वो आपका रहेगा, आप समय का सदुपयोग करें और जल्दी आपकी नौकरी लगेगी। भगवान से बस यही कामना करता हूँ, बाकी सब की भी मैं यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना जो टारगेट आपने जो रखा है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर ले। एक नीरज कुमार हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, और बहुत सारे मित्र हैं, मनीष सारा सर जो हमारे मित्र हैं उनका भी कमेंट आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे मित्रों ने हमारे कमेंट किया है, मैंने उनके ऊपर आपसे चर्चा भी की थी। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आज मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इस पेज पर हमारे क्वेश्चन रहेंगे 12 13 10 12 जो भी क्वेश्चन है इनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मंजीत सिवाल, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास टेलीग्राम की ऐप है, आपने डाउनलोड कर रखी है, तो उस ऐप पर जाकर आप सर्च करेंगे तो भी ये जीके बाई मंजीत सिवाल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, इतने कई क्वेश्चन तो बहुत, कई क्वेश्चनों के चेहरे ही अलग अलग हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में पूछ लिया, अगर पेपर में नहीं पूछता तो हमें तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं पता चलता, लेकिन अब तो उत्तर तो पता चल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जबरदस्त क्वेश्चन है, हालांकि उस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं उत्तर तो पहले ही पता होगा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हम और साझा भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आपको PDF मिल जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही सारे के क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243V, ये V है, इस प्रकार इंग्लिश वाला V, UVW, तो ये वाला V है। तो V के अनुसार नगर पालिका सदस्य जो है बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। नगर पालिका का जो सदस्य होगा, सदस्य बनने की
न्यूनतम आयु कितनी है? तो मैं ऑप्शन के ऊपर बात करता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा 24 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा 28 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा 32 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष। ये CHSL 5 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो साथियों इसका उत्तर आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसका उत्तर आगे के लिए ध्यान रखें। नगर पालिका का जो सदस्य बनने की जो योग्यता होगी वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243V के तहत 21 वर्ष जो है ये निर्धारित की गई है। तो उत्तर का तो पता चल गया 21 वर्ष है, लेकिन इससे संबंधित अन्य भी फैक्ट अगर पता चल जाए तो आगे वाले एग्जाम के लिए हम थोड़ा सा सही हो जाएंगे कि अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, इससे आगे पीछे जो क्वेश्चन पूछ लिए तो लगभग हमारे ठीक होने की संभावना रहेगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड तैयार करके बताता हूं कि आपने इस प्रकार से जाना था, हमने कई वीडियो के अंदर चर्चा भी की थी कि 64वां और 65वां संविधान संशोधन जो है ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1989 के अंदर ये लोकसभा के अंदर रखे गए थे। तो लोकसभा के अंदर दोनों प्रस्ताव जो रखे गए थे, 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, लोकसभा भंग होगी और लोकसभा भंग होते ही दोनों के दोनों संविधान संशोधन जो विधेयक हमारी लोकसभा में रखे गए थे उसी के साथ दोनों क्या हो गए, ये दोनों विधेयक भी भंग हो गई। इनमें 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसमें क्या दिया था कि पंचायत जो है, पंचायत राज प्रणाली, तो पंचायत राज प्रणाली जो है इनको ग्राम पंचायत जो है या पंचायत राज प्रणाली है इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया था, विधेयक रखा गया था। और 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक था ये विधेयक नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया था, ये हमारी लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा भंग होती दोनों के दोनों विधेयक क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 ये दोनों के दोनों संसद के अंदर रखे गए थे। संसद ने पारित कर दिए, भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, दोनों के दोनों कानून बनकर लागू हो गए। तो 73वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध था पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक था इसका संबंध था नगर पालिका। तो 64वें के स्थान पे लेके आए थे 73वां संविधान संशोधन और 65वां जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था, भंग हो गई थी लोकसभा उसके कारण, तो उसके स्थान पर 74वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया। इसके द्वारा नगर पालिका को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था नगर पालिका। तो नगर पालिका इसके लिए दिया गया था। अब इनसे संबंधित अन्य फैक्ट हैं, मैं 2 कॉलम बनाकर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, तो आप भी इसको एक बार स्नैपशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट ये है, 2 कॉलम इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, कॉपी के अंदर नोट कर लें या बाद में स्नैपशॉट ले लें। 74वां संविधान संशोधन, इनके बारे में फैक्ट क्या है कि 73वां संविधान संशोधन जो था इसका संबंध किससे था, तो पंचायत राज संस्थान जो है, पंचायत राज संस्थान, इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। और 74वां संविधान संशोधन था ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। आप सबको इस बारे में पता है, हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन कर देते हैं। हो सकता था कोई भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, कम से कम उसको भी बात पल्ले तो पढ़नी चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। और क्या समझ में आना चाहिए कि 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन जो है, इस लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासनों की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव रखा था और उसी प्रस्ताव को संवैधानिक स्थानीय स्वशासनों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। इसी कारण लॉर्ड रिपन जो है इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया था। स्थानीय स्वशासन जो है, इस स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का जो विषय है इसी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर भी ली थी कि ग्राम पंचायत जो है या पंचायत राज संस्थान है, इनको अगर संविधान के अंदर जोड़ा गया था तो 73वां संविधान संशोधन था। इसको भारत के राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे 20 अप्रैल
1993 को भारत के राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। 74वां संविधान संशोधन जो है इसके ऊपर राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे वो तारीख भी थी 20 अप्रैल 1993। ये विधेयक 1992 के नाम से ही दोनों रखे गए थे, संसद में जो रखे गए थे 92 के नाम से विधेयक रखा गया था, बिल रखा गया था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। उसके बाद ये 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हुआ, लागू हो गया था। और जो ये नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन विधेयक था ये 1 जून को लागू हुआ था, 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। एक तो ये बात जान ली। दूसरी बात क्या थी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर एक अनुसूची जोड़ी गई थी, और जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो अनुसूची थी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायत राज संस्थाओं से। कब जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित हुआ था 1993 के अंदर। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज संस्थान है या 73वां संविधान संशोधन 1992 जो था ये हरियाणा में कब लागू हुआ था, तो साथियों इसके लिए एक डेट और याद रखेंगे, 22 अप्रैल और अगला साल याद रखेंगे 1994। इस तारीख को हरियाणा के अंदर लागू हुआ था, हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। और भारतवर्ष की बात की जाए तो कहाँ हुआ था, 24 अप्रैल 1993। इससे संबंधित हरियाणा के पेपर में और भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, एचएसएससी ने पूछ लिया क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थान जो है ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज संस्थान है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला है और उसी नागौर जिले में गांव का नाम पड़ता है बगदरी गांव। उस बगदरी गांव में पहली बार पंचायत राज संस्थाओं का क्या किया था, उद्घाटन किया था। फिर से सुनेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज संस्थाओं का क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं, इसी के द्वारा संविधान के अंदर एक भाग जोड़ा गया था, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ दिया 9। इस 9 को इस प्रकार से लिखेंगे 9, ये वाला भाग जोड़ दिया तो 9वां भाग जोड़ दिया। ये तो बताने के लिए था, लेकिन इस रोमन वाले इसमें लिख लेंगे या ध्यान रखेंगे 9 इस प्रकार से भी। इसके द्वारा अनुसूची 74वें के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई थी और संविधान के अंदर एक नया भाग जुड़ गया था। और कौन सा नया भाग जुड़ गया था, भाग 9A या भाग 9 क, ये जुड़ गया था। भाग 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था, 73वें संविधान संशोधन। भाग 9A किसके द्वारा जुड़ा था, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O, ये ABCD वाला O है, MNO, तो O, ये कुल 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। कुल कितने अनुच्छेद जुड़े थे, 16 अनुच्छेद जुड़े थे। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 P से लेकर के O तक तो यहां जुड़ गए थे। अब कहेंगे ये 16 किस प्रकार से होगा, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि अनुच्छेद 243, एक तो अनुच्छेद 243 हो गया और अनुच्छेद 243 A से लेकर अनुच्छेद 243 O तक 15 अनुच्छेद वो हो गए। तो कुल मिला के कितने अनुच्छेद हो गए, 16 अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 243 P से लेकर और अनुच्छेद 243 ZG,
यहां तक अनुच्छेद जुड़े थे 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड तक। अब ध्यान करेंगे, अनुच्छेद टोटल कितने अल्फाबेट हमारे पास 26 अल्फाबेट हैं, और 26 अल्फाबेट में से 16 तो यहां पर जोड़ दिए, 16 में से ए से लेकर ओ तक 15 अल्फाबेट जुड़ गए, 15 जुड़ गए, इसका मतलब 11 अल्फाबेट अभी रहे हैं। तो पी से लेकर जेड तक 11 अल्फाबेट रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि जेड ए, जेड बी, इस प्रकार करके जेड जी, तो 7 ये जुड़ गए, तो 11 प्लस 7 कुल कितने अनुच्छेद जुड़े थे? 18 अनुच्छेद जुड़े थे। कुल कितने अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे? तो 18 अनुच्छेद जुड़े थे। और क्या बात हुई थी? और बात ये हुई थी कि इसके द्वारा नगर पालिका जो है, इन नगर पालिकाओं को 18 अनुच्छेद जुड़े थे। और क्या हुआ कि अनुसूची जो 12 थी, इस अनुसूची 12 के अंदर टोटल अगर विषयों की बात की जाए, टोटल विषय कह दें इनको, तो टोटल विषय जो हैं 18 सब्जेक्ट जो हैं वो जोड़े गए थे। और अगर बात की जाए कि पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा अनुसूची जो 11 है, इस अनुसूची 11 के अंदर कितने विषय जोड़े गए थे? तो 29 विषय जो हैं, ये 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूची 11 के तहत दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। स्नैपशॉट अगर कोई भाई लेना चाहता तो इसका स्नैपशॉट ले सकता है, ताकि मैं इसको रफ करके अगला क्वेश्चन पे चर्चा करूँ। यहां से एचएसएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी। बोर्ड पर हमने जो बात लिखी थी, इस पूरे बोर्ड के ऊपर जो अभी तक लिखा था, इससे एचएसएससी आने वाले पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी, इसलिए इसको ध्यान से रखें। आप लिखना चाहते हो तो एक्स्ट्रा बुक के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं पेंसिल से, और अगर आप किसी कॉपी पर लिखना चाहते हो तो अपने पेन से लिख सकते हैं। और अगर आप शुरुआत से ही नोट्स बनाते चल रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना, और कई बार इतने होते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे कह देते हैं, जी हमें तो नोट्स चाहिए आपके। भाई नोट्स आखिर होता क्या है? आप खुद भी सोच के देखो, नोट्स क्या होता है। मैं उनको बार बार कहता हूँ, नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है, जिस चीज़ को हमने पढ़ा था लेकिन वो कम समझ में आई, यानी जिस चीज़ को हमने कम समझा था या किसी चीज़ को समझ में नहीं आया था, तो उसी चीज़ को अगर हमने कहीं पर लिख दिया, नोट कर दिया, तो वो चीज़ कहलाएगी नोट, भाई नोट्स कहलाएगी। अगर कोई चीज़ हमें पहले से याद है, उसको हमने कहीं लिख दिया, तो नोट्स थोड़ी ना कहलाएंगी, तो वो तो फर्रे कहलाएंगे। और फर्रे पढ़ के भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जाता, केवल नोट्स पढ़कर या बुक की सहायता से आप एग्जाम को क्रैक इजिली कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए, चाहे वो पेपर किसी माध्यम से आपके पास हो, चाहे वो किसी, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं भी लगातार सोल्व करा रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि मार्केट के अंदर कोई बुक परचेज करनी है, तो आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे होंगे, वो आप उठा के कर सकते हैं। ध्यान रखने, हमने फर्रे तैयार नहीं करने, हमने नोट्स तैयार करनी है। बोर्ड पर 10 बात बता दी, 7 के बारे में हम पहले पता था, 3 चीज नहीं मिली तुरंत नोट कर लें, तो 3 चीज हमें बार फिर रिवीजन करेंगे। अदरवाइज 12 की 12 चीज लिख दी, रिवीजन करने में भी 12 का 12 मिनट लग जाएंगी, फिर तो कम से कम लिखेंगे तो रिवीजन करने में भी टाइम कम लगेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है बूमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला अनूठा पारंपरिक क्या है? सांस्कृतिक त्योहार है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए क्वेश्चन शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं। तो उत्तर दे रखे हैं, यानी बोमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला अनूठा पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहार है। तो ये सीएचएसएल का 8 जुलाई को पेपर हुआ था। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और सिक्किम, ये 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और सिक्किम। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम के राज्य के अंदर ये मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। अगला क्वेश्चन है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, सीएचएसएल का पेपर था 11/7/2019। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश,
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना भाई अगले पेपर के लिए ये ओडिशा में है। और इस प्रकार से अगर आपसे हो सके तो अन्य क्वेश्चन भी तैयार कर ले। हो सकता था इस बार दरिंगबाड़ी पूछा गया था, अगला किसी और राज्य का हिल स्टेशन पूछ ले। तो इंपॉर्टेंट जो हिल स्टेशन है, हम कई बार क्या करते हैं कि 3 घंटे गोल दिए या 2.5 घंटे गोल दिए। गोलने का मतलब समय बर्बाद कर दिया। और किस में बर्बाद कर दिया? फिल्म देखने में। फिल्म, और फिल्म अगर हमने 2-2.5 घंटे की देख ली तो कोई बात नहीं यार, 24 घंटे 2.5 घंटे फिल्म को दे दिए तो बाकी भी तो टाइम पूरा बच गया। सोने में भी अगर 8 घंटे निकाले तो भी कोई बात नहीं, अब भी बहुत सारा समय बता हुआ है। पढ़ाई अगर करनी है तो 3 से 4 घंटे भी अगर मिल जाएंगे तो भी एक अच्छी पढ़ाई की जा सकती है 3 से 4 घंटे में। और 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई को दे दिए तो आने वाला पेपर जो है वो इजिली क्रैक हो जाएगा, कोई ज्यादा दुविधा नहीं बनेगी पेपर के अंदर। अगर फिल्म देख ली हमने कोई, और फिल्म के अंदर अधिकांश क्या होता है कि हीरो हीरोइन किस प्रकार से या तो कई बार आपस में मिलते हैं तो बिछड़ जाते हैं, वो वहां पर चला जाता है और बाद में कहता है कि मैं इस काम के पर्पज के लिए फलानी जगह जा रहा हूं। तो बातों में आपको कई सारे हिल स्टेशन फिल्मों में भी बताए जाते हैं, तो उनको वहां पर भी सुन लिया तो कहीं पर नोट कर ले। अगली चीज मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा की, क्वेश्चन है लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के अंदर दूसरी महिला स्पीकर, तो लोकसभा के बारे में अगर बात करना चाहें हम तो लोकसभा, इस क्वेश्चन का पहले तो मैं ऑप्शन बता दूं आपको। लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन है? एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ था 14 मार्च 2019 उसमें आया था। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सुमित्रा महाजन। लोकसभा जो है लोकसभा, इस लोकसभा का अगर गठन पूछा जाए तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह लोकसभा की संरचना या लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर है। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ये तो फैक्ट आप जानते हैं, हमने 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। आगे क्या है कि लोकसभा जो है, इस लोकसभा का पहला चलो मैं 6-7 क्वेश्चन लिख रहा हूं और साथियों ईमानदारी से बताना, अगर मैं 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 6 क्वेश्चन में से 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं और 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको ये लगे कि मुझे 6 में से 1 क्वेश्चन आता है तो 6 के 6 बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन का उत्तर ठीक होगा। अगर आपको लगे कि मुझे तो 2 क्वेश्चन का उत्तर पता है तो बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन का उत्तर भी वही होगा। और आपको लगे कि भाई मुझे तो 6 में से 1 का भी उत्तर नहीं पता तो समस्या हो जाएगी। लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था? अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? और ध्यान रखना स्पीकर को हिंदी में अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन था पहला? अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक कौन था? तो लोकसभा का जनक कौन था? ऐसे लिख देता हूं, लोकसभा का जनक कौन था? चलो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन का तो इनमें से पता हो जाना चाहिए, हो सकता था अगला क्वेश्चन ना भी पता चले तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पहला अध्यक्ष जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। क्वेश्चन को समझ लेना कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, आप पूरा लिख लेंगे इसको, पद पर रहती हुई। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर 6 क्वेश्चन में से आपको अगर 1 क्वेश्चन का भी उत्तर पता है तो 6 के 6 क्वेश्चन का उत्तर सेम रहेगा। एक बार वीडियो को पॉज करें और 6 में से एक बार नजर दौड़ाएं जल्दी से कि मुझे किस क्वेश्चन का उत्तर पता है। अगर 6 में से 1 क्वेश्चन का भी अगर आपको उत्तर पता है तो 6 के 6 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको आपका परिणाम मिल चुका होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूं। लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? चलो सबसे पहले अगर बात करें तो लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? उम्मीद करता हूं अधिकांश को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर जिसको इसका उत्तर नहीं पता तो बाकी का उत्तर उसको फिर नहीं पता चलेगा। तो लोकसभा का पहला स्पीकर जो बना था उसी का नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर।
अगर आपको एक क्वेश्चन का उत्तर पता चलेगा, सभी उत्तर क्वेश्चन का सेम आएगा। लोकसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो जीवी मावलंकर, ये बना था जीवी मावलंकर। अब मैंने कहा कि सभी क्वेश्चन का उत्तर सेम है, तो लोकसभा का जनक कौन था? तो लोकसभा के जनक भी कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये भी जीवी मावलंकर थे। और अब तक लोकसभा के केवल 2 स्पीकर ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति का नाम था जीवी मावलंकर और दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था जीएमसी बाल योगी। ध्यान से सुने, जीएमसी बाल योगी। तो 2 ही व्यक्तियों का अभी तक क्या है, पद पर रहते हुए जो स्पीकर थे उनका ध्यान। तो लोकसभा का ये हो चुका। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जिसको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया और एकमात्र भी कह सकते हैं इसको, तो उस व्यक्ति का नाम था जीवी मावलंकर, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, वो अपने पद से नहीं हटे थे। संसद का जनक किसे कहा जाता है? तो संसद का जनक भी कहा जाता है जीवी मावलंकर को। और साथियों, जीवी मावलंकर को संसद का जनक क्यों कहा जाता है? बात करते हैं इनको लोकसभा का जनक क्यों कहा जाता है। हमारी संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा का निर्माण किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान। और संविधान सभा के 2 काम थे। एक तो काम ये था कि जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए संविधान सभा निर्मित की गई थी, एक तो वो पूरा करना कार्य। तो संविधान सभा किस काम के लिए बनाई गई थी? संविधान निर्माण के लिए। तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी, तो केवल और केवल पहली बैठक की छोड़कर, केवल और केवल पहली 2 बैठकों को छोड़कर बाकी सभी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सभी बैठकों की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा की टोटल 167 बैठक हुई थी और इन टोटल 167 बैठकों में से केवल 2 बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, बाकी सभी की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते थे। यही हमारी संविधान सभा एक दूसरा काम भी करती थी। किसका काम करती थी? संसद का काम भी करती थी। अच्छा, संसद का काम करती थी, इस बात का आपको कैसे पता चलेगा? किस प्रकार से आप मानेंगे कि ये संसद का काम भी करती थी? संसद का काम इसलिए करती थी कि भारत का जो संविधान है, इसके अंदर पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में हुई थी। और आप सब जानते हैं संविधान सभा 1949 में खत्म हो गई थी, क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। और अगर बात करें, किसी को और समझना है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा तो उसके बाद खत्म हो गई थी। तो 1951 के अंदर मतलब संशोधन किसने कर दिया? संसद का गठन तो लोकसभा राज्यसभा का 1952 में हुआ था। इसका मतलब ये जो संविधान में संशोधन हुआ था, ये हमारी संविधान सभा ने ही किया था। संविधान सभा केवल भंग हुई थी किसके लिए? संविधान के निर्माण करने के लिए। संसद का निर्माण अभी भी संविधान सभा ही करती आ रही थी। इसी संविधान सभा की जब अध्यक्षता संविधान सभा की जब संविधान सभा जब हमारी संसद के रूप में काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता हमेशा और हमेशा कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। जीवी मावलंकर करते थे। तो शायद किसी को ये पहली बार पता चला होगा। तो इसीलिए संसद का जनक कहा जीवी मावलंकर को। लोकसभा का जनक भी कौन है? जीवी मावलंकर। तो उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम कि लोकसभा के बारे में पूछा गया था, इसकी दूसरी स्पीकर कौन बनी थी? महिला। तो पहली की अगर बात की जाए, तो पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? पहली महिला स्पीकर, तो पहली महिला स्पीकर जो बनी थी उनका नाम है मीरा कुमार। और अब तक 2 ही महिला स्पीकर बनी है, दूसरी का नाम था सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, इन्होंने 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष स्पीकर बनी थी और ये 16वीं लोकसभा में स्पीकर बनी है। और अगर बात की जाए कि 17वीं लोकसभा जो है, इसमें स्पीकर जो है वो ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला जो है वर्तमान कहें या 17वीं लोकसभा कहें, इसमें स्पीकर हैं ओम बिड़ला। चलो इतने सारे फैक्ट हो चुके, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। आगे मैं आप क्वेश्चन रब करके अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त है भाई साहब। क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन तो हिला के रख देंगे अगर जिसने नहीं पढ़ रखा होगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो किसी और भाई को भी, ये भाई बहन को ये बातें सीखने को, सुनने को मौका मिलेगी। और अगले एग्जाम के अंदर हो सकता था क्वेश्चन धरा का धरा ही आ गया, यानी क्वेश्चन चेप के दे दिया एग्जामिनर ने, तो उसका उत्तर गलत तो नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन है, आर्य समाज का पहला मुख्यालय, बताइए आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नासिक, बंबई, कलकत्ता, लाहौर। और ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर के पेपर में 12/3/2019 को आया था। इससे संबंधित अगर बात करना चाहें तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आ जाएगा लाहौर। किस किस को पता था ईमानदारी से बता देना। लाहौर जो है इसमें इसका पहला हेडक्वार्टर था। आर्य समाज जो है इसके बारे में अगर आपको पता होगा, आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप पूरा भी नाम लिखते चलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस स्थापना जो की गई थी वो बंबई में की गई थी। और 1877 के अंदर इसका जो पहला हेडक्वार्टर बना था, पहला हेडक्वार्टर वो लाहौर के अंदर हुआ था। उसके बाद आपको पता है कि 1893 के अंदर इसका विभाजन हो गया था आर्य समाज का। और अगर विभाजन हो गया तो आपको इतने सारे फैक्ट पता था। अब पेपर में पूछ लिया जाता है स्वामी दयानंद जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1824 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मोलती या मौलवी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है तो बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और 24 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने क्या किया था, सन्यासी की जो दीक्षा है वो दीक्षा की थी, दीक्षा ग्रहण कर दी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 24 वर्ष की आयु में अपना क्या कर दिया था, सन्यासी की दीक्षा वो ग्रहण की थी। और इनके गुरु का नाम अगर पूछ लिया जाए तो स्वामी विरजानंद जो है इनके गुरु का नाम था, स्वामी विरजानंद इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने किससे अपने वो ली थी, यानी सन्यासी की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, तो सन्यासी की दीक्षा ली थी स्वामी सदानंद जो पूर्णानंद थे, इन्होंने इससे शिक्षा भी ग्रहण की थी। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए, कई बार पेपरों के अंदर आ जाता है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी है, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ये भी किसने दिया था, यानी कथन किसने दिया था, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक और एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनकी एक रचना थी जिसको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया, सत्यार्थ प्रकाश। ये किसके द्वारा रचना की गई थी, रचना के लेखक कौन थे, सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड, NABARD। तो ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना, और इससे संबंधित 2-3 फैक्ट और भी मुझे ध्यान आ रहे, मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। नाबार्ड, इसको लेकर एग्जाम के अंदर भाई एक क्वेश्चन तो यही आ लिया, NABARD, इसे नाबार्ड कहा गया। और नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म बैंक के अंदर पूछ लिया जा चुकी, फुल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, नेशनल NA से बन जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। नाबार्ड की स्थापना पूछी गई थी, स्थापना, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल इसके सन बताना चाहता हूँ। ऑप्शन में जो दे रखे हैं, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1980 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1986 या 1984। तो ध्यान रखना 1982 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन तारीख भी पूछ लिया अगले पेपर के अंदर, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर बम्बई, ये जान ली। अब पूछ लिया जाता है, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी किस समिति की सिफारिश थी,
समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो शिवरामन समिति जो थी, या शिवरमन समिति, शिवरमन, या इंग्लिश में इसी को बोलेंगे तो शिवरामन। तो शिवरामन समिति जो थी, इस समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड से संबंधित फैक्ट क्या हो सकते हैं? नाबार्ड जो है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तो छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान जो था वो चल रहा था, उस समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? पटियाला में शीश महल, शीश महल किसने बनवाया था? एमटीएस का पेपर हुआ था 9/8/2019 को। ऑप्शन है यादवेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है बाबा अला सिंह सिद्धू, तीसरा ऑप्शन है महाराजा नरिंदर सिंह, और चौथा ऑप्शन है भलिंदर सिंह। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा महाराजा। सी ऑप्शन में 2 दे रखा था, महाराजा नरिंदर सिंह। महाराजा नरिंदर सिंह ने क्या किया था? पटियाला में शीश महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। क्वेश्चन जबरदस्त हो सकता था पेपर की दृष्टि से। ग्रीष्मकालीन, हम ये चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में कि पहला ओलंपिक कब हुआ था, पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीजें, क्योंकि इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी गई है। ओलंपिक से संबंधित पूरी की पूरी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं, क्योंकि हम जो चीजें यहाँ पर करने जा रहे हैं बस उनके ऊपर ध्यान देंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसका आयोजन 2020 में पूछा गया था। 2020 में कहाँ पर होना था? तो इसकी मेजबानी कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है टोक्यो, क्योंकि 9/8/2019 को ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, एमटीएस के पेपर में। टोक्यो में होंगे, पेरिस में होंगे, लंदन में होंगे, या बीजिंग के अंदर होंगे? तो ध्यान रखिए साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा टोक्यो। और टोक्यो के बारे में आप सब जानते हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा टोक्यो, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, जापान की राजधानी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ये जुलाई में स्टार्ट होने थे, जुलाई 2020 से, और अगस्त के अंदर चलने थे, अगस्त 2020 तक। और आप सब जानते हैं कि 2020 में 3 महीने पहले, क्योंकि मार्च के अंदर से लॉकडाउन भारत के अंदर कर दिया गया था, संपूर्ण लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के चलते, क्योंकि ये कोरोना की जो वैश्विक महामारी है वैश्विक स्तर के ऊपर फैल चुकी है, इसलिए अनेक देशों ने भाग लेने से मना कर दिया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया। यानी 2020 में ओलंपिक खेल जो प्रस्तावित थे, अब वो ओलंपिक खेल नहीं होंगे, वो अगर सारी स्थिति ठीक रही तो अगले साल होंगे, 2021 के अंदर होंगे। और अगर बात की जाए कि इससे संबंधित पेपर के अंदर और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, भाई पेपर था सीडीएस का। ध्यान रखना, सीडीएस का पेपर था, और इस सीडीएस का पेपर की मैं तारीख भी आपको बता देता हूं, 19 नवंबर 2018। इसको सीडीएस का पेपर जो हुआ था, उस सीडीएस के पेपर में पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या होगा? ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या होगा? यानी 2018 में पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि 2020 के ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो इनका जो मस्कट होगा, शुभंकर होगा, वो मेरी तोवा होगा। तो मेरी तोवा इनका शुभंकर होगा। इससे संबंधित अनेक फैक्ट आगे जान लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के बाद होते हैं। तो 2024 के अंदर भी ये प्रस्तावित हो चुके हैं, 2028 के भी प्रस्तावित हो चुके हैं, 2024 के तो होंगे पेरिस, जो कि फ्रांस देश की राजधानी है, क्योंकि ये प्रस्तावित है 2024। अगला जो है ये यूएसए में प्रस्तावित है, और यूएसए के लॉस एंजल्स जो शहर है, लॉस एंजल्स जो शहर है, इस लॉस एंजल्स शहर में आने वाले ओलंपिक खेल भी प्रस्तावित हैं। तो इतने सारे फैक्ट ये ओलंपिक को लेकर थे, और पूरे के पूरे ओलंपिक खेलों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्या है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, और ये क्वेश्चन तो कुछ बात नहीं, इसके बारे में आपको पता होगा। इससे संबंधित एचएसएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, या एचएसएससी ने नहीं तो हरियाणा के पेपर हुआ था एक, और हरियाणा में पेपर हुआ था 26 मई 2019 को, यानी एक साल पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, और पेपर का नाम था नायब तहसीलदार। क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है का अधिकार अधिनियम, जो 6 से 14 वर्ष के, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है को किस वर्ष स्वीकार किया गया था, इसे स्वीकार किस वर्ष किया गया था? तो मैं ऑप्शन की बात करता हूं, ऑप्शन 2001, 1975, 2009, 1947। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 2009। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उत्तर आ गया 2009। अब इससे संबंधित अनेक सारे फैक्ट जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपसे, और अनेक सारे फैक्ट अनेक पेपरों के अंदर पूछे जा चुके। और भाई साहब उम्मीद करता हूं बोर्ड के ऊपर 10 बात लिखूंगा तो 5 का नहीं पता होगा, क्योंकि वो चीजें जो पेपर के अंदर आ चुकी हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो हो सकता था आप गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूंगा कि इस पेपर में क्या पूछा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, एक तो कह दिया कि मौलिक अधिकार में है, और मौलिक अधिकार के अंदर है, तो इसको स्वीकार कब किया था? बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार है ये हमारा। अब मैं बात करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2000 जो 2 है ये पारित रखा गया था। और संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन था 2002, ये संसद के अंदर रखा, संसद ने पारित कर दिया। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक नया अनुच्छेद जुड़ गया था। जो नया अनुच्छेद जुड़ा था वो था अनुच्छेद 21A। ध्यान रखना, कभी भी आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो किसी भी आर्टिकल, किसी भी अनुच्छेद के साथ अगर कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फाबेट मिलेगा तो इसका मतलब वो मूल संविधान के अंदर नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो 21 के साथ अल्फाबेट दे रखा A, यानी कैपिटल लेटर का अल्फाबेट दे रखा A, इसका मतलब 21 से बाद में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। अगली बात है 86वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा इस बात को तो जोड़ दिया, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन जो था ये किसकी अध्यक्षता में? MN वेंकटचलैया जो है, MN वेंकटचलैया, इनकी अध्यक्षता के अंदर एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था। उसी संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ दिया गया, और कितने वर्ष को? 6 से 14 वर्ष की बच्चों के अनिवार्य व प्राथमिक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 का भाग 1, इसमें इस बात को जोड़ दिया गया। तो इतनी सारी बातें तो आप जान गए होंगे। अब पेपर का क्वेश्चन था, उम्मीद है आप उत्तर बता भी सकते हैं। और भाई जिसको अगर नहीं उत्तर पता होगा, ABCD ये 4 ऑप्शन है, ABCD, अधिकांश का उत्तर गलत होगा, अधिकांश का गलत होगा। और क्या गलत होगा? क्वेश्चन है MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से सुना, MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग ने कितने वर्ष के बच्चों को प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? क्वेश्चन समझ में आया कि MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था, उसी संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर संविधान में संशोधन हुआ था, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो संविधान समीक्षा आयोग जो MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुआ था, उसने कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व प्राथमिक व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था? तो जल्दी से उत्तर बताएं। ABCD, अधिकांश चांस लेंगे, ये गलत होगा, ये गलत होगा। बिल्कुल सही भाई साहब। अब बच गया
ए और डी, और ए और डी दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो 50% यानी 50% चांस है कि क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है, अब इसका उत्तर गलत भी हो सकता है। मेरे 99% साथी क्या करेंगे, उत्तर ये बता देंगे, ये भाई साहब गलत है, ये उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ये। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा जो आयोग बना था, उस संविधान समीक्षा आयोग ने कितने वर्ष के बच्चों को प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था, तो 6 से 18 वर्ष। ये 6 से 18 वर्ष के लिए इन्होंने सिफारिश कर दी थी, 6 से 18 वर्ष। लेकिन हमारी संसद के अंदर जब ये सिफारिश को पढ़ा गया और 86वां संविधान संशोधन किया गया, तो हमारी संसद ने 6 से 18 के स्थान पर 6 से 14 कर दिया। तो ये तो हमारी संसद ने किया था। संविधान समीक्षा आयोग ने सिफारिश किसके लिए की थी, 6 से 18। ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। अधिकांश किताब के अंदर बताने वाला केवल इतना ही बता के आगे निकल जाता है। अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, हम तो ये मरेंगे और कूदते आएंगे, ओ भाई पेपर में तो लठ गाड़ दिया, और घर आके देखेंगे भाई लठ तो पाटा है, कौन रिजल्ट आया जब, क्योंकि इस बारे में अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। दूसरी बात और क्या करेंगे संविधान चलो इसको रहने दो, मौलिक अधिकार को फिर कभी पढ़ लेंगे, मौलिक अधिकार बाद में पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं जो पेपर के अंदर पूछा गया, और अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस दिन होती है। उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति। तो साथियों इस बात को समझने के लिए हमें बहुत सारे फैक्ट का पहले पता होना चाहिए था, बहुत सारी चीजों का पहले समझ होनी चाहिए थी, इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सकता है। वरना अगर मैं ये कह दूं कि इस उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर तो ये आएगा, ये MTS 16/8/2019 को पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन की अगर बात करूं तो 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून इस पेपर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता भी होगा। आने वाला जो इस महीने का 21 जून आएगा, आज 1 जून है, 21 जून जो होगा इस पेपर का उत्तर हो जाएगा 21 जून। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 21 जून, जो इसी महीने में 21 जून भी आएगा। इस 21 जून को एक और दिवस भी मनाया जाता है, आप उसकी वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति, तो पहले तो ये बात करें, ये हमारा मान लो ब्रह्मांड है, उसमें ये सूर्य है और ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, इन्हीं को कहा जाता है रोटेशन। रोटेशन, तो ये तो होता पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। और एक गति कहलाती है परिक्रमण गति, और एक गति होती है वार्षिक गति, इसी को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी का अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उसी से क्या होता है, वार्षिक गति कहते हैं। इसका मतलब वर्ष बनते हैं, और वर्ष का मतलब हम किससे लेके चलते हैं कि ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। तो ऋतुएं परिवर्तन किस कारण होती है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ऋतु परिवर्तन है। और उसमें अहम भूमिका निभाता कौन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसी कारण भी ऋतुएं परिवर्तन होती है। अब मैं छोटी सी बात आपको समझा देता हूं, हालांकि पूरा फैक्ट यहां पर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान रखना और कोशिश करूंगा मैं वो सारी चीज समझाने की, क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी में एक टॉपिक है और इससे पहले वाली बात का नहीं पता होगा तो यहां तक आने में समस्या हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप हर किसी को ये बात समझ में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी, इस पृथ्वी की मैंने यहाँ पर एक लोकेशन बना दी और सबको इतना पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी अक्ष पर झुकी हुई 23.5 डिग्री। ये पृथ्वी का अक्ष है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहा, या सॉरी उत्तरी ध्रुव कहा गया, ये दक्षिणी ध्रुव है। और पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा क्या है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है।
इक्वेटर लाइन भी कहा जाता भूमध्य रेखा। तो जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हमारी जो पृथ्वी का मॉडल है, ये पृथ्वी का मॉडल इस प्रकार से है, ये रेखा खींची गई, इसी को कहा गया 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री की भूमध्य रेखा से जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो एक रेखा आती है 23.5 डिग्री। इस 23.5 डिग्री की रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री इस प्रकार भूमध्य रेखा से हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो एक रेखा आती है 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश, और ये उत्तरी अक्षांश थी। इसी रेखा को कहा गया था मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। जब सूर्य है, सूर्य अगर मान के चलेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाता है और कर्क रेखा तक सूर्य लंबवत चमकता है, कर्क रेखा से आगे सूर्य नहीं जाता। उसी प्रकार सूर्य वापिस भूमध्य रेखा पर आता है। अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर आने के बाद कहाँ आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है वो सीधा सीधा चमकता है कहाँ पर, मकर रेखा तक चमकता है। इसके बाद वापिस सूर्य आ जाता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, फिर उत्तरी गोलार्ध में जाता है मकर रेखा तक, वापिस आ जाता है इस प्रकार। यानी सूर्य जो है वो इन दो अक्षांश जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच सूर्य चमकता है, और सूर्य दोनों इन रेखाओं के बीच में चमकता है। सूर्य का सीधा सीधा प्रकाश इन दोनों में नहीं पहुंच पाता बचे हुए भाग में। तो सूर्य के बारे में कम से कम इतनी मोटी सी बात तो पता चलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, इससे पहले की बात नहीं पता होगा तो यहाँ समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अधिकांश मुश्किल तो मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि भाई मेट दूं, यानी समझ में आ जाए आपको। तो सूर्य जो है, सूर्य, अब सूर्य की किरणें अगर भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेंगी, मान लो ये सूर्य है, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, मान लो यहाँ पर सूर्य है, सन है, तो सूर्य की रेखाएं किरणें अगर यहाँ से निकलेंगी और सूर्य की सारी किरण अगर निकली और सूर्य की किरणें कहाँ पर आकर गिर रही हैं, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो सूर्य का प्रकाश भी दोनों भागों में बराबर बराबर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो सूर्य की किरणें बराबर बराबर जाएंगी तो दिन रात भी क्या होंगे, दिन रात भी बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब सूर्य की किरणें जो हैं ये भूमध्य रेखा से अब कर्क रेखा की तरफ आ गई, तो कर्क रेखा पर अगर सूर्य की किरणें गिरने लगी, इसका मतलब सूर्य का ज्यादा प्रकाश वो किस गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी तो नहीं पड़ेंगी, तिरछी हो जाएंगी, और अगर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी तो वहां पर सर्दी शुरू हो जाएगी, यानी यहां पर सर्दी ऋतु आ जाएगी, और जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस गोलार्ध में ज्यादा गर्मी होने लग जाएगी। बस इसी बात को समझना था। अब बात करते हैं, ये जो सूर्य है, अगर ये सूर्य सीधा सीधा इस भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेगा तो भूमध्य रेखा के ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है तो सूर्य का प्रकाश बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, यानी 12 घंटे का दिन बनेगा और 12 घंटे की रात बनेगी। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? बोलो हाँ, आगे बात समझ में। यानी सूर्य का प्रकाश अगर भूमध्य रेखा पर पड़ेगा तो भूमध्य रेखा पर बराबर बराबर भागों के अंदर वो प्रकाश चला जाएगा, तो इसका मतलब 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। कहने का मतलब है कि दिन रात क्या होंगे, दिन रात बराबर होंगे। अगर दिन रात बराबर होंगे तो आगे कोई बात ही, मतलब सारी चीज क्लियर होगी। दिन रात बराबर होंगे तो उत्तरी गोलार्ध जो है, इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्द ऋतु शुरू हो जाती है। और ये स्थिति कब की है? ये स्थिति है 21 मार्च की। 21 मार्च की स्थिति है। 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च को सूर्य कहां पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? सर्द ऋतु। अब इससे 3 महीने बाद की अगर स्थिति देखें तो मैंने 3 महीने बाद की स्थिति यहां पर बना दी। सूर्य उसी प्रकार से है और ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है। ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। अगर ये सूर्य है और सूर्य की किरणें अब कहाँ पर गिरेंगी? सूर्य की किरणें यहाँ आएंगी और सूर्य की किरणें कहाँ गिरेंगी? तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की तरफ आ जाती हैं। तो ये वाली रेखा आ जाती है, वो है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री की। अब सूर्य की किरणें जो हैं इस कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती हैं।
कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होगी, कर्क रेखा कौन सा भाग है? उत्तरी गोलार्ध का भाग है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु अगर आती है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अब कौन सी ऋतु होगी? यहां पर ठंड पड़ेगी, यहां पर शीत ऋतु आ जाएगी, शीत ऋतु, यहां पर शीत ऋतु हो जाएगी। और अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमक रही है तो यहां दिन जो होगा, दिन बड़ा होगा। और इसके नीचे अगर विपरीत बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगी? दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा। अगर यहां दिन बड़ा होगा तो इसका मतलब रात छोटी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में अगर रात छोटी है तो यहां रात बड़ी होगी। बोले ये स्थिति समझ में आई कि नहीं आई? अगर सूर्य कहां पर गिरेगा? ग्रीष्म ऋतु पर, कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा, और जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा वहां गर्मी रहेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आ जाती है। जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव तक देखे, अभी सूर्य को ये दक्षिणी ध्रुव दिखाई नहीं देता तो यहां पर क्या आ जाती है? सर्दी ऋतु आ जाती है। और ये जो स्थिति है ये 21 जून की स्थिति है। बस हमने यहां तक समझना था, 21 जून। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ, क्योंकि यहां तक समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक स्थिति को और मैं लेके चलता हूं, एक स्थिति और बना दी। यहां भी सूर्य इस पर, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री की, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। फिर 3 महीने बाद अगर देखेंगे तो 3 महीने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून का महीना चल रहा, अगले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के अंदर यहां 23 सितंबर आ जाता है, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर गिरने लगता है। सूर्य का प्रकाश कहां गिरने लगता है? भूमध्य रेखा पर। और जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ेगा तो भूमध्य रेखा पर पड़ेगा तो बराबर बराबर सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो यहां भी 12 घंटे का दिन होगा, यहां भी 12 घंटे का दिन, यहां भी 12 घंटे की रात होगी, और नीचे भी 12 घंटे की रात होगी, यानी दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो किन 2 तारीखों को दिन रात की अवधि बराबर होती है? 23 सितंबर, और यहां लिखा था 21 मार्च। 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी ऋतु आती है। इसका विपरीत हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में यहां सर्दी ऋतु आने लगती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? ये बसंत ऋतु है, इसका आगमन हो जाता है। इसके 3 महीने के बाद की अगर स्थिति लेकर चलेंगे तो मैं उस स्थिति को यहां बना देता हूं। स्थिति है 23 सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर है, अगले 3 महीने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां पर स्थिति आ जाती है 22 दिसंबर की, और 22 दिसंबर की स्थिति आ जाती है तो ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और यहां पर ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब बताइए, अगर सूर्य ये है तो क्या सूर्य कोई उत्तरी गोलार्ध दिखाई देगा? सूर्य उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य का प्रकाश अब 23.5 डिग्री के ऊपर जो मकर रेखा है इसके ऊपर पड़ेगा। अगर सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा, इसका मतलब मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहां गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? यहां सर्द ऋतु आ जाती है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु आ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो ये सारी फैक्ट आपको जान लिए हैं। ये घटना 22 दिसंबर को होती है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हो जाएंगे? दिन है वो छोटे हो जाएंगे, और रात जो है ये रात बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसका विपरीत नीचे हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर सूर्य है तो यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा और रात है ये छोटी हो जाएगी। तो एक छोटी सी कोशिश थी बस इतनी सारी बातें बताने की, क्योंकि ये सारी चीजें इससे पहले अगर आपने सुना होगा कि ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है, वसंत अयनांत क्या होता है, अयनांत होता क्या है, सोलिस्टिक बोलते किसको हैं। अगर सारी उन चीजों को पता होगा तो बस ये मैप तो अपने आप तैयार कर लेंगे। एक बार घर पर इस प्रकार से बना के देखें। केवल 4 तारीख ध्यान रखनी है। 21 मार्च को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है, दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। 21
जोन की स्थिति जो है वहां कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। कर्क रेखा पर चमकेगा तो भूमध्य मकर रेखा के ऊपर क्या होगा, थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर दिन बड़े होंगे तो दूसरे गोलार्ध में दिन छोटे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर गर्मी ऋतु है, यहाँ रात छोटी होती है तो दूसरे गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात तभी बराबर होंगे जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा 23 सितंबर को पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता है। 22 दिसंबर जो है, इस 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति। अब आप कहेंगे हम तो संक्रांति 14 जनवरी में मनाते हैं, लेकिन सूर्य की दशा, सूर्य की स्थिति के आधार पर कब होती है, ये 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी का। इसका आप स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तुंगभद्रा जो नदी है, इस तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम। तो रामायण के अंदर तुंगभद्रा का नाम क्या मिलता है, वो भी तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता है कि कुंभ है, कुंभा है कि पंपा है कि सिंधु है। तो वितस्ता नदी का प्राचीन नाम जो है वो पंपा नदी है। तो रामायण के अंदर वितस्ता नदी को भी पंपा नदी के नाम से जाना गया था। ये तुंगभद्रा जो नदी है, ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक पेम्पा बांध बना हुआ है, पेम्पा या पेम्बा, पेम्बा बांध। पेम्बा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर है तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है, इन दोनों की संयुक्त क्या है, ये परियोजना है। और पेम्बा बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेम्बा बांध तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। और आगे बात करते हैं, तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो धर्म, दूसरा ऑप्शन है कन्फ्यूसीवाद, तीसरा ऑप्शन है जैन बौद्ध धर्म, चौथा ऑप्शन है यहूदी धर्म। तो ये तखान जो है ये यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म। इस यहूदी धर्म का क्या है, ये संप्रदाय है, पवित्र ग्रंथ है इसका। अगला क्वेश्चन है, डाचीगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया था वो बात मैं आपको बता देता हूं। अगर बात की जाए कि डाचीगम, डाचीगम इसमें दे रखा डाचीगम, इस डाचीगम को पेपर में तो ये पूछा गया था, क्योंकि पेपर के अंदर मैंने अधिकांश आपको बता दिया कि पेपर में क्वेश्चन जो आता है उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, तो गूगल का प्रयोग किया जाता है और गूगल ये शुद्ध बाल दिखा देती है। तो कईयों ने आपको यहाँ डाचीगम पढ़ा होगा, कईयों ने यहाँ डाचीग्राम भी पढ़ लिया होगा, तो ये सारे एक ही नाम है, अलग नहीं है। डाचीग्राम, डचीगम, डचीगम, किसने ये डचीगम इस प्रकार से बोला, डचीगम, तो ये सारे नाम एक ही है, बस वो गूगल से कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला दिखा देता है। तो डाचीग्राम जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है। तो डचीगम ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। भाई साहब इतना तो सबको पता होगा। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर से अगर आने से 1 महीने पहले से कोई भी अगर विवाद चल रहा होगा और वो विवाद जो थोड़ा सा अच्छा विवाद था, अच्छा का मतलब वो या तो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर छाया था, टीवी के ऊपर छाया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस का तो हमेशा एक तरीका रहा है पेपर में क्वेश्चन आने का कि जहां विवाद है वहां सवाल है, जहां जहां विवाद होगा वहां वहां सवाल होगा। इस डाचीगम से संबंधित मैं आपको क्या फैक्ट बताना चाहता हूं कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्यों पूछा गया था, कारण क्या था, पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। भाई साहब ये पेपर कौन सा हुआ था? पेपर की तारीख थी 12 मार्च 2019। 12 मार्च 2019 को ये पेपर में आया था। यही पेपर में क्यों आया था, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो आपने एक नाम सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक, सुना था नाम? बिल्कुल सुना था भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने बात सुनी होगी, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था।
और जिस CDS के पेपर में क्वेश्चन आया था आप स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यह 2018 की घटना थी। तो साथियों ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेंगे अगर यहीं पर कि 2018 की घटना थी कि ये 2016 की घटना थी, बस जिसको ये पता होगा तो ये यही बता देगा कि ये गलत है क्योंकि 2016 की घटना थी, 2018 इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि ये भारतीय सेना और जो आर्मी वायुसेना और आर्मी है इसका ज्वाइंट ऑपरेशन था, बिल्कुल सही है, दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। सी ऑप्शन दे रखा है कि यह जो है यह क्या था, इस ऑपरेशन को कोई नाम नहीं दिया गया, बिल्कुल सत्य है, इस स्ट्राइक को कोई नाम नहीं दिया गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक की ही है, इसको अन्य कोई नाम नहीं दिया गया। सी चौथा ऑप्शन दे दिया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये अनुमोदित था, तो ये भी ठीक है। तो सर्जिकल स्ट्राइक थी 2016 के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक फिल्म बनी थी और जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम आप सबने जानता है, उरी जो फिल्म है वो फिल्म बनाई गई थी। उरी फिल्म जो थी वो इसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। वो फिल्म रिलीज हुई थी जनवरी 2019 में, जनवरी 2019 के अंदर वो फिल्म का रिलीज किया गया था। वो फिल्म रिलीज हुई, आपने फिल्म को देख लिया, वो जबरदस्त फिल्म, मैंने तो नहीं देखा था लेकिन सुनने में आया था कि डचीगम, क्योंकि ट्रेलर तो मैंने भी देख लिया था लेकिन फिल्म देखने का मौका नहीं मिला था। डचीगम जो नेशनल पार्क है, इस डचीगल नेशनल पार्क का दृश्य जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, इस फिल्म को जो फिल्म बनी थी उरी परियोजना, उरी जो है उरी फिल्म थी, उरी कहें या उरी, तो उरी जो फिल्म बनी थी इसी फिल्म के बारे में आपने जान लिया होगा, देखा भी होगा कि उस फिल्म के अंदर जितना दृश्य दिखाया गया था, जो जंगल दिखाया गया था वो सारा का सारा डचीगम नेशनल पार्क का था। इसलिए जनवरी 2019 में फिल्म रिलीज हुई और 12 मार्च होना चाहिए, 12 मार्च को जो पेपर हुआ था, इस 12 मार्च के पेपर में क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये लगातार चर्चा में था। उरी तो पूरे के पूरे भारत में एक नया वो बन के आ गया था, यार भाई साहब क्या जबरदस्त फिल्म बनाई थी, इतनी जबरदस्त फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को लेकर ये जो सीन चला था वो सारा का सारा डचीगम नेशनल पार्क का था, इसलिए पेपर में पूछ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।